Hello everyone, welcome to my channel Asset of Knowledge. In this video, we will discuss about Vroom's expectancy theory. So let's start. Vroom's expectancy theory एक मोटिवेशनल थ्योरी है जिसको विक्टर व्रूम ने डेवलप किया था इन 1964। ये थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर या एक्शन के पीछे जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन 3 कंपोनेंट से बनता है: एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड बैलेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी किसी भी पर्सन के मोटिवेशन के लिए ये तीनों कंपोनेंट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब एक एक करके इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी एक एक्सपेक्टेशन या बिलीव होता है किसी भी पर्सन का कि अगर वो कोई एफर्ट पुट करेगा तो वो एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जनरेट कर पाएगा या लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट जनरेट कर पाएगा। तो इसमें एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोट किया है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि अगर मैं डेली 5 घंटे पढूं तो मैं एक अच्छा स्कोर ला सकता हूँ अपने फाइनल के एग्ज़ाम्स में, ये हमारी होगी एक्सपेक्टेंसी। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी हमें ये बताता है कि इसमें हम एक स्टेप आगे जाते हैं। ये बिलीफ है एक पर्सन का कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसे एक डिज़ायर्ड आउटकम या रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। इट आंसर विल माई आउटपुट बी रिकॉग्नाइज्ड और रिवॉर्डेड। अब स्टूडेंट के केस में देखते हैं। इसमें हम ये बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट एक अच्छा स्कोर करता है तो उससे एक स्कॉलरशिप मिल सकती है या उसे कोई अवार्ड मिल सकता है, उसे कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो पहले के एग्जाम्पल में हम ये बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट जस्ट ये सोच रहा है कि अगर वो 4 से 5 घंटे डेली पढ़ेगा तो वो एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जनरेट कर पाएगा, वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है। इस वाले में हम ये बात करेंगे कि स्टूडेंट ये सोच रहा है कि अगर वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएगा तो उसे एक स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसे कोई एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, उसे रिकॉग्निशन मिल सकती है। ठीक है, एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं। अब लास्ट आता है वैलेंस। वैलेंस मीन्स द इम्पॉर्टेंस और द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड टू द इंडिविजुअल। कि जो रिवॉर्ड आपने सोचा था, कि जो फेलोशिप या स्कॉलरशिप आपने सोची थी, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आपके लिए। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। किसी के लिए जो 2000 कैश प्राइज है वो कम हो सकता है, किसी के लिए वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में द स्टूडेंट आस्क देमसेल्फ, इज अ स्कॉलरशिप इज रियली इंपॉर्टेंट और यूजफुल टू मी। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि वो जो फेलोशिप या स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट। तो जब ये तीनों कंपोनेंट मिल जाते हैं तो यहाँ से एक पर्सन का मोटिवेशन आता है। तो अब इसको इक्वेशन को हम समझते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। एक्सपेक्टेंसी मीन्स विल माई एफर्ट लीड टू परफॉर्मेंस, कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उससे परफॉर्मेंस जनरेट होगा। फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंस्ट्रूमेंटैलिटी से। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या था कि विल परफॉर्मेंस लीड टू रिवॉर्ड, कि जो मैं मेरी जो परफॉर्मेंस होगी उससे क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वैलेंस से, और वैलेंस हमें बताता है कि वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड, कि जो वैल्यू है उस रिवॉर्ड की वो आपके लिए कम है या ज़्यादा है। ठीक है। तो मोटिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, तभी आप मोटिवेशन किसी की पर्सन की बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब बात करते हैं इस थ्योरी की एप्लीकेशंस। इट इट इज़ एप्लीकेबल it is applicable in many contexts like workplace, education, public sectors, etc. Vroom's theory एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो एम्प्लॉय की वैल्यूज़ को जानती होगी, अगर वो जानती होगी कि मेरे एम्प्लॉय के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने जो रिवॉर्ड्स हैं वो अलाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ वैल्यू। थर्ड है, इट शोज दैट 3 कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो एज आई सेड कि इन तीनों कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, और तीनों कंपोनेंट्स जो है मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहला जो लिमिटेशन है वो है लिमिटेड टू मेजरेबल परफॉर्मेंस डजंट वर्क वेल फॉर टास्क दैट आर हार्ड टू क्वांटिफाई। तो ये थ्योरी वहाँ काम नहीं करती है जहाँ पर अगर कोई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टर्म है तो उन्हें ये क्वांटिफाई नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय है और अगर वो सेल्स में काम करता है, वो किसी कस्टमर की हेल्प करता है इन इन एनी सेंस, तो उससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड फील कर सकता है।
तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है। लेकिन बात ये है कि उस सैटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, राइट? तो इसकी लिमिटेशन एक ये है कि कुछ एटीट्यूड है या सैटिस्फैक्शन है, वहाँ पर ये काम नहीं करेगा बिकॉज़ वो क्वांटिफाइबल नहीं है। सेकंड है फेल्स इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, एम्प्लॉइज में एक्ट बेस्ड ऑन ग्रुप नॉर्म्स इवन व्हेन मोटिवेशन स्कोर हाई। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये स्टडी करते हैं कि किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की, जिससे मैंने आपको बताया कि वो सब्जेक्टिव होती है। मेरी एक्सपेक्टेंसी, मेरी इंस्ट्रूमेंटैलिटी, मेरा बैलेंस अलग होगा, आपका अलग होगा। ये थ्योरी बस उसी के बारे में बात करती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करें तो एक एम्प्लॉई जो है, कई बार जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो ग्रुप बिहेवियर में परफॉर्म करते हैं कि जो पीयर प्रेशर है, सोशल इन्फ्लुएंस है, वो भी उनको अफेक्ट करता है। तो वो ये थ्योरी डिस्कस नहीं करती है, उसके बारे में बात नहीं करती है। थर्ड है इग्नोर्स नीड्स बेस्ड मोटिवेशन। इससे पहले हम मैस्लोज थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं या ईआरजी थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं। ये थ्योरीज बात करती हैं नीड्स ऑफ द पर्सन, लेकिन इस थ्योरी में ये कोई भी नीड के बारे में बात नहीं करता। ये जस्ट आउटकम बेस्ड थ्योरी है कि लोग सोचते हैं कि उनका आउटकम क्या होगा और आउटकम की वैल्यू क्या होगी, बस वहीं तक ये रिस्ट्रिक्टेड है। ये किसी भी पर्सन की नीड्स को कंसिडर नहीं करता। देन लास्ट है ओवरले स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। सो जैसे कि हमने इस थ्योरी में देखा कि किसी भी पर्सन की मोटिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स चाहिए, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड बैलेंस। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो हम मोटिवेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो ये एक रिजिडिटी है इस थ्योरी की कि तीनों कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग होगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।